दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टिकुलरली इन्वायरमेंट वाले हिस्से से रिलेटेड है। भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर लगाना है तो उसका पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इसके लिए हमें सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में लागू है। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका असेसमेंट तैयार किया जाता है। इसको शॉर्टकट में EIA बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मेनली इसी के ऊपर ये आर्टिकल फोकस किया गया है कि जो हिमालय वाला जो एरिया है या फिर हिमालयन रीजन है वहाँ पर ये नियम कानून आखिर क्यों लागू नहीं होते हैं, या फिर हमने उस क्षेत्र में EIA को लागू क्यों नहीं किया है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो यदि हम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो EIA एक प्रकार से टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं। इसी के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। ये प्रोजेक्ट हम लागू करेंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमने एक टूल तैयार किया है। पार्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से ये परिभाषा दी गई है कि ये एक प्रकार से टूल है। इस टूल की मदद से हम पता लगा पाते हैं कि इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है यदि कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जैसे कि सड़क बनाना है, पुल बनाना है, या फिर अन्य और कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, रेल की पटरी बिछाना चाहते हैं, तो इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें EIA के माध्यम से पता चलती। प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसमें प्रोसेस में स्क्रीनिंग का काम किया जाता है, स्कोपिंग का काम किया जाता है, इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, मिटिगेशन किया जाता है, सपोर्टिंग किया जाता है, पब्लिक हियरिंग है, रिव्यू ऑफ EIA है, डिसीजन मेकिंग है, पोस्ट मॉनिटरिंग है। ये इसके प्रमुख कहना चाहिए स्तंभ बताए गए हैं कि इतने हिस्सों से होकर के कोई भी चीज़ गुजरती है। स्कोपिंग की यदि हम बात करें तो ये जो स्टेज होता है ये आइडेंटिफाई करता है कुछ की इशू को एंड इम्पैक्ट को, ठीक है। बाद में हम फिर इसको और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस स्टेज आल्सो डिफाइन द बाउंड्री एंड टाइम लिमिट ऑफ द स्टडी। हमारी सीमा क्या रहेगी, हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कितने टाइम पीरियड तक हमें स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें स्कोपिंग के माध्यम से तय हो जाती है। इसके बाद इम्पैक्ट का एनालिसिस किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट रहेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर से एवेल्यूट करी जाती हैं। मिटिगेशन की यदि हम बात करें, ये वाला जो स्टेप होता है EIA कुछ सुझाव देता है कि क्या क्या एक्शन हमें लेने की ज़रूरत है ताकि हम रिड्यूस कर सकें, अवॉइड कर सकें एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। यदि हमें पहाड़ी एरिया में कुछ डेवलपमेंट का काम करना है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, रेलवे की लाइन बिछाना है, खुदाई का काम करना है, माइनिंग का काम करना है, तो इसके लिए कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, ताकि पर्यावरण के ऊपर असर कम से कम पड़ेगा। इसके बाद होता है रिपोर्टिंग वाला काम। ये स्टेज प्रेजेंट करता है रिजल्ट ऑफ EIA इन ए फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट टू द डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब अगला जो स्टेज है उसमें क्या हुआ है, EIA ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार किया है और डिसीजन मेकिंग को दे दिया है या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को सौंप दिया है। इसके बाद पब्लिक हियरिंग का काम किया जाता है। जब EIA अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेता है, इसके बाद पब्लिक और एनवायरमेंटल ग्रुप जो होते हैं, जो कि इसके क्लोज में रह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। इसके बाद रिव्यू किया जाता है EIA का। ये स्टेज एग्जामिन करता है एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द EIA रिपोर्ट को एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा कोई और सूचना डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है तो वो भी यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग है अगली प्रोसेस। इसके माध्यम से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दें, अप्रूव कर दें, या फिर आगे इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद का जो स्टेज रहता है वो है पोस्ट मॉनिटरिंग का काम।
अब ये वाली जो स्टेज आई है, कम्स इन टू प्ले वंस द प्रोजेक्ट इज़ कमीशनड। ठीक है, जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो गई है उसके बाद हम पोस्ट मॉनिटरिंग करते हैं। ये चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो डू नॉट एक्सीड द लीगल स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर आर इन द मैनर एज डिस्क्राइब इन ए EI रिपोर्ट। जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो बरती गई है कि नहीं गई है, इसके साथ साथ में जो लीगल स्टैंडर्ड तैयार किया गया है उस लीगल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोजेक्ट बना है कि नहीं बना है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग हम करते हैं पोस्ट मॉनिटरिंग के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के इसकी जो प्रोसेस है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, पब्लिक हियरिंग, रिव्यू AIA, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग, ये इसके प्रमुख चरण हैं। अब सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं हिमालयन रीजन के बारे में। थोड़ा सा मैप हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयन रीजन की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, और इधर से मेघालय वाला और एरिया हो गया है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो जगह है, दार्जिलिंग वाला एरियाज़ है, ये कहना चाहिए पहाड़ी एरिया है, हिमालयन रीजन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं कंटिन्यू आ रही हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, एक जो बांध बनाया गया था वो बांध टूट गया। इसके पहले लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पर बादल फट जा रहा है, कहीं पर भूकंप आ जा रहा है। इस प्रकार से ये जो हिमालयन रीजन है ये काफ़ी इको सेंसिटिव रीजन माना जाता है। यहाँ पर आप यदि माइनिंग का काम करेंगे, यहाँ के पेड़ पौधे आप काटेंगे। अभी हाल फिलहाल में इंडिया की तरफ से ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नियम कानून बनाए गए हैं उसमें छूट दे दी गई है कि ये जो सीमा के किनारे किनारे वाला एरिया है यहाँ पर हमें डेवलपमेंट का काम करना है। यहाँ यदि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हम लेते रहेंगे, कागजी कार्रवाई करते रहेंगे, तो हम जल्दी जल्दी अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। पेड़ों को काटे जाना है, सड़कें बनाएंगे, पुल बनेंगे, इस प्रकार से प्रोग्रेस का काम किया जाएगा। लेकिन इसका असर इस इको सेंसिटिव जोन में पड़ने वाला है सीधा सीधा। अभी तो आपने उतना ज़्यादा काम नहीं किया है, फिर भी आप इसका असर देख रहे हैं। लेकिन यदि आपने पेड़ पौधों को काटना चालू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चालू कर दिया, तो इसका असर और भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में हम यदि बात करें सिक्किम की, तीस्ता रिवर में हमने एक बांध बनाया है, चुंगथांग डैम। ठीक है, चुंगथांग डैम में क्या हुआ ना, वाटर एकदम बहुत ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा आ गया कि वो उसके प्रेशर को सह नहीं पाया और ये फूट गया। इसके बाद ठीक है, आप देखेंगे कि बादल फटने जैसी बादल फटने जैसी घटना होती है और उसी के चलते चलते पानी बहुत ज़्यादा भर गया था चुंगथांग डैम में। क्या होगा फिर, बांध को उसने तोड़ दिया और फिर गांव रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसको बहा करके लेके जा रहा है वो। ये घटना हमने सिक्किम में देखा था अर्ली अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा रिसेंटली हमने कुछ फ्लड देखे हैं, लैंडस्लाइड देखे हैं हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। कहीं कहीं आप देखेंगे ज़मीन धसकते जा रही है, ऐसी भी घटना हमने यहाँ पर देखे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट हमारे देश में लागू करना है उन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की व्यवस्था करें या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेकर के आए हैं। It is one such process defined by the United Nations Environment Programme as a tool to identify environmental, social and economic impact of a project before it is implemented. कोई भी काम यदि आपको करना है तो उस काम को करने के पहले आपको ये समझना है कि इसका पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिक असर इसके ऊपर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका कितना ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके फ़ायदे यहाँ पर गिनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो वहीं इंडिया में ठीक है पहले से एक व्यवस्था हुआ करती थी। EIA को हमने चालू किया है 1976-77 में। उस समय में प्लानिंग कमीशन ने दिशा निर्देश जारी किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि आप जो है अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए रिवर वैली प्रोजेक्ट का फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय में, तो इसका पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था प्लानिंग कमीशन ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिशा निर्देश जारी किए थे।
इसके बाद में ये जो दिशा निर्देश हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर लागू कर दिए गए थे। दैट रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद तीसरा जो स्टेप रहता है वो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के। देन वाज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो डिसीजन रहेगा वो एक प्रशासनिक डिसीजन रहेगा केंद्र सरकार का। इसके बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस को अनिवार्य कर दिया जाता है। 27 जनवरी 1994 की बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये आती है, तो इसी के अंतर्गत में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। इसमें कहा गया था, यहाँ पर प्रोम्युलेटेड वर्ड यूज़ किया जा गया है जिसका मतलब होता है जारी करना। इसी के माध्यम से हम जारी करे थे पहला EIA नोटिफिकेशन, और यहीं से एनवायरमेंटल क्लियरेंस अनिवार्य कर दिया गया था, पार्टिकुलरली कुछ कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन भारत में जो भी नियम कानून चल रहे हैं वहाँ पर इंडियन जो हिमालयन रीजन है उसको ध्यान में नहीं रखा गया था, क्योंकि उस समय में हम इधर वाले एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे थे। यदि हम जो है मॉडर्नाइजेशन का काम करना चाहते हैं, कहीं पर एक्सपांसन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को, तो उसके लिए भी आपको जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर बताया जाता है कि ये जो नोटिफिकेशन था 1994 का, यहाँ पर 12 अमेंडमेंट करे जाते हैं पिछले 11 साल में। बाद में इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया था EIA 2006 के नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो जो 2006 का नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था करी जाती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। इसका मतलब ये है, पहले केंद्र सरकार से आपको क्लियरेंस चाहिए, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है कि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे सकते हैं। 2006 का जो नोटिफिकेशन रहा था, इसको फिर से अमेंडमेंट किया जाता है इन द नेम ऑफ फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम्स। फाइन ट्यूनिंग को लेकर के, ठीक है, इसकी प्रोसेस में बहुत सारे अमेंडमेंट और भी किए जाते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फ्लोटेड किया था एक ड्राफ्ट, ठीक है, जारी किया था एक ड्राफ्ट। यहाँ पर फ्लोटेड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है जारी करना। EIA 2020 पब्लिक कमेंट के लिए इसको रखा गया था, जिसने क्रिएट किया था क्वाइट फ्यूरस एज इट वाज परसाइब्ड टू बी प्रो इंडस्ट्री एंड कंप्रोमाइजिंग द इकोलॉजिक कंसर्न। 2020 में जब इसमें संशोधन किया गया तो सरकार के ऊपर आरोप लगने लगे कि आप जो है कंपनियों का फेवर ज़्यादा ले रहे हैं और इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी ध्यान आप नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि फ्यूरस का मतलब होता है हंगामा खड़ा हो गया था, और एक और वर्ड यहाँ पर आया है परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है माना। अब अनुमति किसको लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें ये समझना है। तो 2006 का जो कानून आया था, इसने कुछ प्रोसीजर को ले डाउन किया था, इसके साथ साथ में कुछ संस्थागत चीज़ें भी बनाई थी जिससे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रकार से आपको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ओनली प्रोजेक्ट इनमरेटेड इन द शेड्यूल अटैच टू द नोटिफिकेशन रिक्वायर प्रायर EC। इसका मतलब ये है कि जितने किस्म के इसमें प्रोजेक्ट के नाम बताए गए हैं, केवल उन्हीं को क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी को क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बताया जाता है कि एक EIA इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैनी प्रोजेक्ट एज दे डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि इससे बाहर हो गए हैं, और जैसे कि आप हिमालयन रीजन की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो इंडियन हिमालयन रीजन है ना, इसको आपने छोड़ दिया है, और इसी के चलते चलते तो आप देखते हैं यहाँ पर धड़ल्ले के साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, परियोजनाएं लग रहे हैं। यहाँ तक कि 2020 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिससे पब्लिक में गुस्सा आ गया, डज नॉट ट्रीट द IHR डिफरेंसली। यहाँ पर IHR को डिफरेंट तरीके से बिल्कुल नहीं लिया गया है, जैसे कि बाकी के हिस्से हैं वहीं से ही बाकी के हिस्से की तरह इसको नॉर्मल मान लिया गया है।
हमारे यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो ग्रेडेड अप्रोच वाला सिस्टम चलता है। इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम ग्रेडेड अप्रोच को अपनाते हैं। ए डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि डिपेंड करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसको हम लागू करने वाले हैं विद इन ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ए रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कहीं ये नेशनल पार्क में तो नहीं लगा रहे हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट में तो नहीं लगा रहे हैं, फॉरेस्ट रिजर्व में तो नहीं लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाते हैं। इसके लिए जो स्ट्रिंजेंसी इन्वायरमेंटल कंडीशन रखी गई हैं, स्ट्रिंजेंसी मतलब कठोर इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रपोज करी गई हैं, इज प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू एंड सेंसिटिविटी ऑफ द हैबिटाट बीइंग इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसके अलावा सेंसिटिविटी ऑफ द हैबिटाट, दोनों को प्रोपोर्शनेट तरीके से देखा जाता है। अब यहाँ से असली हिस्सा चालू होता है भारतीय हिमालयन रीजन का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की यही है। दुर्भाग्यपूर्वक एक चीज़ जो मिस कर दी गई है ग्रेडेड अप्रोच में, डिफरेंशिएटेड टास्क मैनेजमेंट में, वो है IHR वाला रीजन, ठीक है, मतलब इंडियन हिमालयन रीजन। यहाँ पर स्पेशल नीड की ज़रूरत है एज एन एरिया ऑफ इमेंस इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि यह इकोलॉजिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंस है पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार से हमें वाटर टावर के रूप में काम कर रहा है एंड प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम सर्विस। आप देखेंगे हिमालयन रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से ही आप देखेंगे हमारे देश की जो नदियां हैं पानी प्राप्त कर रही हैं बारहमासी। आगे बताया जाता है कि ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये बहुत सारी चीज़ों को फेस करते रहता है, जैसे कि हैवी रेन है, फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, इसके साथ साथ में सीज्मिकली एक्टिव वाला ये एरिया है, भूकंप यहाँ पर कंटिन्यू आते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा असर डाल दिया है। कौन कौन से कानून हम बना पाए हैं और क्या समस्या हम झेल रहे हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद हम देखते हैं कि जो हिमालयन वाला रीजन है देयर इज़ नो मेंशन ऑफ ए डिफरेंट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। इस क्षेत्र के लिए हमें अलग से इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड तैयार करना चाहिए था यदि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। हिमालयन स्टेट में हर साल हम डिवास्टेशन देख रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जिसके चलते चलते हैवी प्राइस यहाँ के लोगों को चुकाना पड़ जाता है। यदि इस प्रकार के माउंटेन को हमें बचाना है, एड्रेस करना है, तो EIA के जो 4 स्टेज हैं उनके ऊपर हमें काम करना है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्राइजल। अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन। जनरल कंडीशन कुछ जो अनिवार्य करी गई हैं, ऑल प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन कुड आल्सो हैव हैड ए क्लॉज। मतलब अब जनरल जो कंडीशन रह रही हैं सभी प्रोजेक्ट के लिए, उनमें कुछ कुछ क्लास हमें जोड़ने की ज़रूरत है। IHR को आप जोड़िए, माउंटेन अबव ए सर्टेन एल्टीट्यूड के जोड़िए, एंड सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक दैट कुड इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लायबिलिटी आपको लादने की ज़रूरत है, तब जा कर के वो कुछ काम कर पाएंगे। इसके बाद हम जो AIA लेकर के आए हैं इससे हमें कौन कौन सी समस्या दिखाई दे रही हैं। पहली नंबर की बात यह है कि नेशनल लेवल पर हम कोई एक रेगुलेटर नहीं बना पाए हैं। ये सजेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2011 में, लेफ्राज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड TN गोदावर्मन तिरुमल पार्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि आप जो है कैरी आउट करिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट अप्राइजल एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर ECs, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। इसके साथ साथ में आपको मॉनिटर करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशन लेट डाउन इन द इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ज़्यादातर आज के समय में हम जो EIA के अंतर्गत काम देख रहे हैं
वो ऐसा है कि बॉक्स टिकिंग वाली अप्रोच अपनाई जा रही है ईआईए के द्वारा। बॉक्स टिकिंग अप्रोच मैनर में काम किया जाता है, एज मेयर फॉर्मेलिटी बस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन से रिलेटेड है। इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे रहा है यूरोपियन यूनियन। वो कहना चाहिए टॉप बॉटम अप्रोच पर आधारित है। कुल मिलाकर के यहाँ जो व्यवस्था करी गई है वो इस प्रकार से व्यवस्था करी गई है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग लेवल निर्धारित कर दिए गए हैं, ठीक है, कि सबसे निचले लेवल पर किस प्रकार से आकलन करना है कि इसका ये रिस्क हो सकता है, फिर अगले लेवल पर ये है, फिर अगले लेवल पर ये है, अगले लेवल पर ये रहेगा। ठीक उसी प्रकार के रेगुलेशन को पूरी दुनिया में अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज़ को रोक सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, आज के समय में इसका यूज़ बढ़ते जा रहा है, इसके साथ ही साथ में इसका मिसयूज़ भी बढ़ते जा रहा है, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में आप रिस्क देखते हैं, रिस्क एक प्रकार से डायनामिक हो गया है, एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट हो गया है, सस्पेक्टिबल है टू शिफ्ट इन सोसाइटियल वैल्यूज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। ठीक है, सोसाइटियल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैज्ञानिक डिस्कवरीज चेंज होते जा रही हैं, और इसी के साथ साथ में जो रिस्क है वो भी बदलते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम डिजिटल एज की बात करें, शेयरिंग वंस पर्सनल डिटेल ओपनली वाज रिलेटिवली रिस्क फ्री। आज के समय में यदि मैं अपना डाटा किसी को शेयर कर रहा हूँ तो ये उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन आज से कुछ समय पहले की बात करें जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ करता था तो उस समय में आप अपने आप को सेफ समझते थे। रनवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एक इम्प्रॉबेबल इम्प्रॉबेबल वर्ड यूज़ किया गया है जिसको हम बोलते हैं असंभव। रनवे एआई कुड काज मोर हार्म। यदि हम रनवे एआई बोल रहे हैं, रनवे एआई किस लिए बोल रहे हैं? रनवे एआई एक प्रकार से मैनिपुलेशन है कुछ क्रूशियल सिस्टम का, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अल्टरेशन ऑफ केमिकल बैलेंस इन वाटर सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई देश आपके एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही वाटर सप्लाई करी जा रही है, पानी में जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिलाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर यदि कोई इसका मिसयूज़ कर लेता है तो हो सकता है कि जनता बीमार पड़ जाए, इतने लोगों को केमिकल मिला करके मार दिया जाए। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ हो सकता है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने क्या काम किए हैं, ह्यूमन लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आए हैं। कोई भी काम जो इंसान कर पा रहा है हम चाहते हैं कि वो काम अब मशीनें करें, इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। ये कैपेबल हो जाता है कि ये आउट परफॉर्मिंग कर सकता है ह्यूमन कोग्निटिव टास्क को। ठीक है, आउट परफॉर्मिंग का मतलब होता है बेहतर प्रदर्शन करना। इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटर मशीनें आज के समय में आ चुके हैं, और इस प्रकार से ये जो रिस्क है ना वो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार का जो AIS होता है माइट अंडरगो रैपिड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने की हमें ज़रूरत है, कल्मिनेटिंग इन ए सुपर इंटेलिजेंस दैट फार आउटपेस ह्यूमन इंटेलेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेगुलेशन की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तो वो है यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। इस कानून के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज़ को रोका जाता है। पता चला, ठीक है, कि आपके बच्चों के साथ में मिसयूज़ हो रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस प्रकार की घटनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकती हैं। किसी की बॉडी में किसी का चेहरा लगा दिया जा रहा है, न्यूड फोटो तैयार कर दिया जा रहा है, वीडियो तैयार कर दिया जा रहा है, और फिर आपको धमकी मिल रही है कि आप इतने पैसे दीजिए नहीं तो हम आपकी इस वीडियो को वायरल कर देंगे, फ़ोटो को वायरल कर देंगे। इस प्रकार से ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज़ को लेकर के।
इस मामले में यूरोपियन यूनियन काफ़ी आगे आया है, इसने एडॉप्ट किया है रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिस्क पर आधारित अप्रोच, कितना रिस्क है और कैसे करके उसको कंट्रोल करना है। ट्राइंग द सीवियरिटी ऑफ रिस्क टू द एरिया ऑफ एआई डिप्लॉयमेंट, एआई की रिस्क कितना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि डिप्लॉय किया जाता है, तो इस चीज़ का आकलन यहाँ पर सबसे पहले किया जाता है। दिस मेक्स सेंस when considering AI application in critical infrastructure which demand heightened scrutiny। इसमें कहा गया है कि कहीं पर भी यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले डिमांड करी जाती है उसकी स्क्रूटनी की, सबसे पहले इसकी जांच होना चाहिए। However, tying risk solely to deployment area is an oversimplified strategy। लेकिन यदि आप क्या काम करें, रिस्क को डायरेक्ट बांध के रखें डिप्लॉयमेंट वाले एरिया से, तो ये ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी मानी जाती है, अति सरलीकृत स्ट्रेटजी है। आगे हम बात करते हैं अब्सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोहेसिव एक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर अभी सारे देश मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने को लेकर के। यदि कुछ कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि चाइना की, डज नॉट इनएक्ट रेगुलेशन ऑन एआई while other do, it would likely gain a competitive edge in the term of AI advancement and deployment। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है चाइना जैसे देश मना कर दें कि नहीं, हमें जो है हम एआई का रेगुलेशन नहीं करने वाले हैं। तो इससे क्या है ना, जो कंपटीशन है कंट्रीज़ के बीच में वो नहीं आने वाली है। इसके बाद वाली जो पहली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत सरकार कैसे करके कमाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी की, ठीक है। 2017 में, ठीक है, ये कानून लाया गया था, स्कीम लाई गई थी और इसको 2018 में हमने इम्प्लीमेंट करे थे। इस स्कीम से आप क्या काम कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं और उस राशि में जैसे आपने 50,000 रुपया दिया, तो इस 50,000 रुपया में आपके टैक्स की बचत हो जाएगी। एक तो सरकार टैक्स से भी बचत प्रोवाइड कर रही है, दूसरा सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जा रहा है चुनाव में लड़ने के लिए, तो चुनावी चंदा इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि मान के चल लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है अडानी, ठीक है, अडानी ने 50,000 रुपया दिया है बीजेपी को, तो ये केवल अडानी और बीजेपी एक दूसरे को जानते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं जानती है। अब जैसे ही बीजेपी चुनाव में जीतती है, हम देखते हैं कि बीजेपी के ज़्यादातर जो डिसीजन है या फिर उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अडानी को सपोर्ट करने वाली हैं। अब लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है इसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न मेन ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा भर भर के दिया गया है बीजेपी को, इसलिए ऐसे डिसीजन आ रहे हैं। ठीक यही बात, यही मुद्दा यहाँ पर उठाया जाता है कि जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है वो किसको दे रहा है, दुनिया को इसकी जानकारी होना चाहिए, तब जा कर के हम इसका सही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो पैसा आज के समय में दिया जा रहा है उसका फ़ायदा सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टीज़ ही उठा रही, जो कि अभी के मामले में राज कर रही हैं। अब एसबीआई इसको जारी करता है, इसका मतलब ये है मुझे सबसे पहले बैंक जाना है, बॉन्ड खरीदना है और ये वाला बॉन्ड मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दूंगा। 1,000 रुपये का बॉन्ड, 10,000 रुपये का, 1 लाख का, 10 लाख का और मैक्सिमम ये 1 करोड़ का हो सकता है। पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फी, बताया जा रहा है कि नेता लोग जब इसको भुनाने के लिए जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। और दूसरे नंबर की बात यह है, मैंने ये दान दिया हूँ तो ये इंटरेस्ट से फ्री रहेगा। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति दान कर सकता है, 2 लोग मिलकर के कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई संस्था भी इसको पैसा दे सकती है और इसकी वैलिडिटी रहती है 15 दिन की। आज इशू किया गया है तो 15 दिन के भीतर आपको कैश भुनाना है। इसको इशू कौन करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड यूज़र बनाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड आर इशूड थ्रू डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांच, और इसके लिए कुछ कुछ ब्रांच बना दी गई है।
इसके बाद एक केस की सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को लेकर के कि मैक्सिमम यदि आपकी जो लिमिट है वो 24 वीक की है, ठीक है, मैक्सिमम 24 वीक की कंडीशन को भी आप पार कर गए हैं और आपका बच्चा जो है 24 वीक का हो गया, इसके बाद आप कह रही हैं कि नहीं मुझे एबॉर्शन करवाना है। एक चीज़ ये हो गई, 24 वीक को आप पार कर गई हैं। दूसरे नंबर की बात यह है यहाँ पर कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ है, इसलिए हम टर्मिनेशन की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब महिला का कहना है कि मेरे ऑलरेडी से 2 बच्चे हैं और मानसिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, यदि तीसरा बच्चा मेरा आ जाता है तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केंद्र सरकार आपकी ठीक डिलीवरी का खर्चा उठाएगी, इसके बाद केंद्र सरकार आपके बच्चे को गोद लेगी, लेकिन हम बच्चे की सांस को बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जजमेंट आया था। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात निकल कर के सामने ये आ रही है कि भाई यदि बच्चा में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी रहती, ठीक है, बच्चा किसी प्रकार से विकृत रहता, उस कहीं ना कहीं दिक्कत रहती माँ को बच्चे को, तो उस टाइम में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा स्वस्थ है तब तो और मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के मैप के अंतर्गत आते हैं। तो इंडिया और यूके ने इंडो पैसिफिक से रिलेटेड बातचीत करी, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बातचीत दोनों के बीच में चल रही है। तो म्यूचुअल कमिटमेंट को रीअफर्म किया गया है, कन्फर्म किया गया है कि कैसे करके हम मैरीटाइम फ्री डोमेन ला सकते हैं इंडिया एंड यूके के बीच में। दोनों ने इस क्षेत्र में डिस्कशन किया था। द सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, द डिस्कशन वाज हेल्ड हेयर ड्यूरिंग द इनाग्रेशन 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। तो ये जो बातचीत रखी गई थी वो 2+2 फॉरेन डायलॉग एंड फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग के बीच में रखी गई थी। भारत और यूके ने डिस्कस किया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे करके हम कोलैबोरेशन करेंगे ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, डिफेंस, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन के मामले में, हेल्थ, एनर्जी एंड पीपुल्स को कैसे करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने डिस्कस किया था कुछ आइडियाज़ को, ये रिगार्डिंग है काउंटर टेररिज्म को लेकर के, HADR एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी इन्होंने चर्चा किया था। इंडियन डेलीगेशन जो बातचीत कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे पीयूष श्रीवास्तव, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत, एंड विश्वेश नेगी ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड द यूके डेलीगेशन को चेयर किया गया था बेन मेलोर के द्वारा, इंडिया डायरेक्टर, इंडियन ओशियन डायरेक्टोरेट, FCDO एंड लेफ्टिनेंट जनरल रोब मैगोन, डिप्टी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इनके बीच में बातचीत हुई है। इसके बाद इंसानों को अंतरिक्ष पर ले जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसको हम गगनयान बोल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए शुरू में हम इंसानों को नहीं भेजेंगे, इसके बाद में इंसानों को भेजेंगे। 21 अक्टूबर को सवेरे 7 बजे इसकी फ़्लाइट चालू होने वाली है। गगनयान मिशन का जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल है, ठीक है, एबॉर्ट मिशन 1 TVD1 जिसको बोला जा रहा है, ये सवेरे 7 बजे से लेकर के 9 के बीच में इसकी उड़ान भरने का टाइम पीरियड हम निर्धारित करें, भेजेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ऐसा इसरो की तरफ से कहा गया है। TVD1 की बात करें, ये प्रदर्शित करेगा क्रू एस्केप सिस्टम के परफॉर्मेंस को। इसरो का कहना है कि ये जो क्रू मॉड्यूल हम बनाए हैं इज़ वेयर द एस्ट्रोनॉट आर कॉन्टेन इन प्री एस्टेरॉइड अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग द मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत हम आर्टिफिशियल फीलिंग उनको कराएंगे कि आप अंतरिक्ष में कैसा फील करने वाले हैं।